दोस्तों, मैं सुरेश कुमार भारद्वाज श्याम शिक्षा महाविद्यालय के ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार भारद्वाज आज पढ़ाने जा रहे हैं देती वर्ष की सब्जेक्ट है भाषा व भाषा शिक्षण स्तर 2। ये हमारा सब्जेक्ट है भाषा व भाषा शिक्षण स्तर 2। इसी के अंतर्गत 5 इकाई है। तो पहला इकाई में हम जानेंगे या पढ़ेंगे बच्चों का भाषा विकास। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों का भाषा विकास किस प्रकार से होता है, मतलब बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात इकाई 2 में पुस्तकालय एवं बाल साहित्य, इनके बारे में इकाई 2 में पढ़ेंगे। आप सभी जानते होंगे पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है ना। और बाल साहित्य अर्थात बच्चों का साहित्य, आप लोगों को याद है क्या बोलते हैं, एक पत्रिका है हरी भूमि, उसमें साप्ताहिक एक बाल साहित्य आता है जिसको बाल भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार के साहित्य को बाल साहित्य कहा गया है। अब इकाई 3 में साहित्य की अनुभूति अर्थात गद्य की विधाएं हैं, पद्य की विधाएं हैं, ये सब हमारे साहित्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, ये सब हमारे साहित्य हैं। उनकी अनुभूति बच्चे करेंगे, जानेंगे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर इकाई 4 में भाषा व विचार। कहने का तो यह है कि भाषा व विचार, इनके बारे में जानेंगे। और यह कहा गया है कि व्यक्तिगत विकास में भाषा की भूमिका। बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पर वाक्य है कि एक व्यक्ति के विकास में भाषा की क्या भूमिका है, उनके बारे में भी जानेंगे। फिर कहा गया है इकाई 5 हिंदी भाषा व उसका व्याकरण। प्रत्येक जो भाषा होती है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, प्रत्येक का एक अपना व्याकरण होता है। ठीक उसी प्रकार हिंदी भाषा का अपना व्याकरण होता है, उनकी लिपि होती है। उन सब के बारे में कुछ जानेंगे। तो हम आइए चलते हैं इकाई 1 बच्चों का भाषा विकास। तो इकाई 1 में बच्चों में भाषा विकास के अंतर्गत अध्याय 1 पढ़ेंगे भाषा शिक्षण का वर्तमान परिदृश्य और कुछ प्रचलित मान्यताएं। अर्थात बच्चों को भाषा किस प्रकार सिखाया जाए आज के परिप्रेक्ष्य में, है ना। और कुछ प्रचलित मान्यताएं हैं, मतलब शिक्षकों द्वारा किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस आधार से पढ़ाते हैं, है ना। उन मान्यताओं को जानेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 नंबर भूमिका या परिचय। भूमिका या परिचय के अंतर्गत देखते हैं कि अक्सर करके जो बालक घर से स्कूल आते हैं वो एक प्रकार से भाषाई दृष्टि से व्यस्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है भाषाई दृष्टि से व्यस्त का अर्थात उन्हें बहुत कुछ बोलना आता है। फिर क्या कारण है कि स्कूल के आते आते वह उनका ठीक से भाषाई विकास नहीं हो पाता, ना तो वो ठीक से कहानी को कह पाता है, कहानियों से प्रश्न निकाल पाता है, कविताओं को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाता है, बहुत सारी समस्याएं आती है। तो इसका संबंध सीधा सीखने सिखाने की रवैये से है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक शिक्षक प्राथमिक स्तर के बच्चों को किस प्रकार भाषा सिखाया जा रहा है। शायद उसमें कुछ कमियां हो या जो नियमावली है, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो नियमावली है इनसे थोड़ा हट कर हमें आगे बढ़ना होगा। इनके अतिरिक्त हमें कहानी सुनाना चाहिए, कविताएं सुनाना चाहिए, अन्य सिद्धांतों के अनुसार हमें चलना चाहिए ताकि वह विश्लेषण कर सके, तर्क कर सके, कल्पना कर सके और अपने से कुछ विचार पैदा कर सके। ऐसे विचार प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं, इसके लिए चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया
चर्चा करेंगे। 3 तो आइए हम उद्देश्य को चलते हैं। ये मतलब अध्याय 1 है, उनकी सेकेंड टॉपिक है उद्देश्य। इनके अंदर पहला है भाषा शिक्षण में शिक्षकों का नजरिया किस प्रकार है, उनको समझ पाएंगे है कि भाषा किस प्रकार सिखाया जाए, उसमें शिक्षकों का नजरिया क्या है उसको समझ पाएंगे। फिर दूसरे में भाषा माने क्या, व्यापकता से समझ पाएंगे। हम जानते हैं कि भाषा का अर्थ है संप्रेषण का माध्यम है ना, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना। तो इनको और हम व्यापकता से समझ पाएंगे इस पाठ में। तीसरा है भाषा शिक्षण के उद्देश्य को समझ पाएंगे कि हम जो भाषा किस उद्देश्य से सिखा रहे हैं उनको हम समझ पाएंगे इस अध्याय में। चौथा है भाषा टुकड़ों टुकड़ों में न सिखाकर समग्र रूप से सिखाया जाए, इसके बारे में समझ बना पाएंगे। पांचवा है पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्य सामग्री को महत्व दिया जाए के प्रति समझ बना पाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य जो पाठ्य सामग्री है ना, उनको भी पढ़ाया जाए के प्रति समझ बनाएंगे। तो आइए सीधा जाते हैं भाषा शिक्षण का वर्तमान परिदृश्य, अर्थात आज की जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार पहले वर्णों को सिखाया जाता है, फिर लिखना सिखाया जाता है। बहुत ही कम विद्यालय है जहां पर अच्छे से मतलब बच्चों को सिखाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे सही ढंग से बोल पाते हैं, कल्पना कर पाते हैं, विचारों को रख पाते हैं। आइए हम इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला है उदाहरण पहला के अंतर्गत एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जहां पर एक शिक्षक विद्यालय में प्रवेश करते हैं, बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं, फिर कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं, आते हैं, बच्चे अपने अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज की कोई खास बात बताइए। तो सभी बच्चे एक एक करके आज की खास बात बताते हैं, बोलते हैं अपनी भाषा में, बोलते हैं देहर गुरुजी कल शाम के खेल खेलत रहे से, देहर ताश खेलत रहे से, वो गुरुजी रूप में चढ़ रहे से। इस प्रकार से अपनी अपनी बात को वहां पर रखते हैं। फिर गुरुजी भी अर्थात जो टीचर है वह भी अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं आज हमारे गांव में एक के यहाँ लड़का पटौहा के ऊपर चढ़े थे, चढ़ने के बाद उतरते समय वहां गिर गया, ज्यादा नहीं लगा, फिर उसको अस्पताल ले जाया गया और वहां पर भर्ती कराया गया। इस प्रकार से बोलते हैं सर, तो उनकी बातों को ध्यान से बच्चे सुनते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस उदाहरण में भाषा शिक्षण के प्रति किस प्रकार काम किया गया। तो आइए हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। दूसरे उदाहरण में ब्लॉक मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है, वहां पर एक टीचर पढ़ाने के लिए जाती है। जाने के बाद सभी बच्चे उनके पास आते हैं। आने के बाद शिक्षिका उन सबको कुछ कुछ काम दे देती है। देने के बाद बच्चे आधा घंटे के बाद बनाकर मैडम को बताते हैं। बताने के बाद जहाँ पर सही रहता है सही निशान लगाते हैं और गलत शब्द रहते हैं वहां पर गोल घेरे लगा देते हैं, अर्थात गलत गोल घेरे को बच्चे पुनः सुधार के फिर शिक्षिका को बताते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ समय पश्चात फिर शिक्षिका ब्लैक बोर्ड में वर्णमाला को लिख देते हैं और बच्चों को दोहराने के लिए बोलते हैं। क कमल के का, ख खरगोश के खा। इस प्रकार बच्चे दोहराते हैं। अब आप यह निष्कर्ष निकालिए कि उदाहरण 1 और उदाहरण 2 में किस प्रकार भाषा शिक्षण के प्रति काम किया गया। उदाहरण 1 ज्यादा बेटर है, उदाहरण 2 ज्यादा बेटर है। इस पर आप अपना सुझाव व्यक्त करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। आइए आप जानते हैं भाषा माने क्या। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? भाषा माने क्या, अर्थात भाषा का क्या अर्थ है? अक्सर हम लेते हैं भाषा का अर्थ भाषा माने संप्रेषण का माध्यम या साधन, अर्थात भाषा के माध्यम से हम अपने विचार को व्यक्त कर पाते हैं। हम इतना ही जानते हैं, अर्थात भाषा का अर्थ इन्हीं से लेते हैं।
भाषा अर्थात संप्रेषण का माध्यम या विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन। लेकिन यह इससे कुछ और अधिक है। आप थोड़ा सा इसका अनुभव किए होंगे, जो हम सोचते हैं वह विचार आते कहां से है? जो हम सोचते हैं वह विचार आते कहां से है? हम भाषा के माध्यम से ही कल्पना करते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं, हम चीजों को अलग अलग पहचान पाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाषा माने संप्रेषण का माध्यम है और बहुत कुछ है। संप्रेषण के हिसाब से देखा जाए तो अपनी बात को कह पाना, प्रश्न उठाना, कल्पना करना, निर्णय लेना, इस प्रकार की स्वतंत्रता एक कक्षा में बच्चों को होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर क्या होता है, शिक्षक किसी पाठ को पढ़ा देते हैं और छात्र उनको सुन लेते हैं और अंतिम में क्या होता है, प्रश्न का जो उत्तर होता है उनको कुंजी के माध्यम से रख लेते हैं, उनको समझने से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा माने संप्रेषण के माध्यम के अलावा अपने विचार को रख पाना, उसमें प्रश्न करना, इस प्रकार से स्वतंत्रता होनी चाहिए। आइए जानते हैं भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। उद्देश्य का तात्पर्य है कि किसी भी काम को करने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम शुरू से ही अंतिम की ओर बढ़ते हैं। उद्देश्य इसलिए निर्धारित किया जाता है कि उस काम को वह सीख सके। कहने का मतलब यह है कि जब हम बच्चों को सिखाएं, जैसे कि हम भाषा सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले ध्वनि अर्थात जो भी बात निकल रही है उनकी ध्वनि को वह सुन सके, उनका उच्चारण कर सके। दूसरा है वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षर, अक्षर को सही ढंग से बोल सके, वह लिख सके, यह उद्देश्य है। तीसरा है शब्द, शब्द का अच्छे ढंग से उच्चारण कर सके, उसमें कोई त्रुटि ना हो पाए। और ये है वाक्य, शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना सीख जाए और साथ ही साथ जो वाक्य बना रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं उसका कुछ न कुछ अर्थ निकल जाए। इसके साथ साथ है व्याकरण। बच्चों को भाषा सिखाने का एक और उद्देश्य है व्याकरण के प्रति सटीक नजरिया, अर्थात व्याकरण को सही ढंग से स्पष्ट कर पाए। उदाहरण के लिए अल्प विराम, पूर्ण विराम, कहाँ पर रुकना है, संधि, समास, इन सब के बारे में जान सके। अक्सर शिक्षक क्या करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करना सिखाते हैं, वर्ण का उच्चारण करना सिखाते हैं, शब्द का उच्चारण करना सिखाते हैं, वाक्य किस प्रकार बोला जाए, व्याकरण का सटीक उपयोग, इस प्रकार से सिखाते हैं। इसके साथ साथ नैतिक मूल्यों का विकास हो, यह भी एक उद्देश्य है, यह भी एक उद्देश्य है। लेकिन इन सब के अलावा एक शिक्षक को कहानी, कविता, नाटक, अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता एक शिक्षक को देनी चाहिए, ताकि छात्र अपनी मनोभावों को व्यक्त कर सके, अपने से कुछ निकाल सके, ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं तीसरा है भाषा टुकड़ों टुकड़ों में चरण दर चरण सीखी जाती है। यह सही है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे सबसे पहले सुनता है, बोलता है, पढ़ता है, उसके बाद लिखता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा टुकड़ों टुकड़ों व चरण दर चरण सीखी जाती है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। घ धन र धन, ये हो गया च धन ल, ये हो गया घर धन चल। फिर इसको जोड़ते हैं घर चल। कहने का मतलब है कि पहले हम वर्ण को जोड़कर क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़ करके क्या बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम भाषा को टुकड़ों टुकड़ों और चरण दर चरण सीखते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में हम भाषा को सीख रहे हैं तो हम वर्णों और शब्दों पर ज्यादा जोर देते हैं, न कि हम वाक्य पर। कहने का
वाक्य का अर्थ ही हम नहीं निकाल पाते। एक बच्चे वाक्य क्या कह रहा है उसका अर्थ वह समझ नहीं पाता है। तो कहने को कह है कि भाषा तुम लोग ने सीखी जाती ही है, लेकिन घर चल एक वाक्य है उसके अर्थ को भी समझे, तभी वह ज्यादा सार्थक होगा। आइए हम इसी क्रम में चौथे नंबर पर आते हैं, भाषा व बोली। अक्सर करके यह समझा जाता है जब छात्र स्कूल आते हैं तो उनकी भाषा को दूसरे दर्जे की भाषा कहा जाता है और कहा जाता है कि यह भाषा नहीं है। भाषा तो वह होती है जिसकी लिपि होती है, साहित्य होती है, उनका व्याकरण होता है, उनका एक अपना अस्तित्व होता है, उन्हें मतलब भाषा कहा जाता है। लेकिन अक्सर क्या होता है जब छात्र स्कूल आता है वह अपनी भाषा में बात करता है, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ी में बात करता है, तो उस भाषा बोलने वाले को डांट करके बैठा दिया जाता है, उनको चुप करा दिया जाता है, इसलिए उनका मनोबल दब जाता है और वह अपनी मनोभाव को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे मतलब समस्याएं उत्पन्न होती है बोली संबंधी। तो हम इसे थोड़ा सा और जानेंगे कि भाषा और बोली, भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है। एक व्यक्ति अपनी बात को बोली के माध्यम से भी किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है और भाषा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा और बोली में कोई विभेद नहीं है। तो इस तरह आपको भी छात्रों के प्रति जो नजरिया है भाषा और बोली संबंधी, उस नजरिया को आपको बदलनी होगी कि भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है। आइए हम इसी क्रम में पांचवें नंबर पर आते हैं, भाषा नकल से सीखी जाती है। सबसे पहले माँ अपने बच्चे को कुछ कुछ वर्ड बोलने के लिए सिखाती है, जैसे पापा बोलो बेटा, मम्मी बोलो बेटा, तो क्या होता है बालक उसको सीख जाता है। तो उसी प्रकार एक कक्षा में शिक्षिका क्या करती है, अनार के अ, आम के अ लिखने के लिए लिख देती है। उसके बाद क्या होता है, लिखने के लिए बच्चों को कहा जाता है। तो छात्र क्या करते हैं, इसको देख करके ऐसे हूबहू बना लेते हैं और हूबहू बना करके मैडम को दिखा देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए एक 3 साल की बच्ची है, उनसे एक बुआ उनसे संवाद कर रही है ना, कह रही है कि चलो बेटा बोलो ये, पापा बोलो, तो बोलती है पापा। फिर वो बोलने के लिए कहती है कि चलो बेटा मैं अच्छी हूँ बोलो, तो बोलती है मैं अच्छी हूँ। लेकिन फिर उनसे कहा जाता है कि मैं गंदी हूँ, तो वह बच्ची मैं गंदी हूँ नहीं कहती है, क्योंकि ये बात उन्होंने नकल से नहीं सीखी है। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चे भी नकल से नहीं सीखते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो शिक्षिका यहाँ पर जो पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, वहां पर जो वर्ण अक्षर शब्द होते हैं उनको नकल से सीख जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ व्यवहारिक जो बातें हैं उनको नकल से सीखी नहीं जाती है। आइए छठवां में चलते हैं, भाषा सीखने का एकमात्र साधन पाठ्य पुस्तक है। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है शिक्षकों के द्वारा कि भाषा केवल पाठ्य पुस्तक के ही माध्यम से सीखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने मित्रों से सीखते हैं, अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, है ना, किसी पत्रिकाओं से सीखते हैं या टीवी से सीखते हैं, रेडियो से सीखते हैं और बहुत कुछ साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सीखने का एकमात्र साधन हमारे जो पाठ्य पुस्तक जो पढ़ते हैं वो नहीं है, इनके अलावा और कुछ भी है या बहुत कुछ है। आइए सातवां चलते हैं, बच्चों की क्षमता पर विश्वास। हम इसके पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष का बालक भाषाई दृष्टि से वयस्क होता है, अर्थात वह अपनी बात को स्पष्टता से दूसरों के सामने बोल सकता है, दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर एक विशेष बोलने की क्षमता होती है। उस क्षमता पर एक शिक्षक को विश्वास करना चाहिए, है ना। विश्वास करने से उसकी जो बोलने की शैली में बदलाव आता है वो निर्भय होकर के बोल लेता है। बच्चों के अंदर इस क्षमताओं पर अधिक से अधिक विश्वास किया जाए, उनको बोलने की स्वतंत्रता दी जाए, अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता दी जाए, है ना, उनको प्रश्न
उठाने की स्वतंत्रता दी जाए। इस प्रकार से बच्चों की क्षमताओं पर विश्वास किया जाए, जिससे वह आगे बढ़कर भाषा के प्रति उनकी जो समझ है और अधिक विकसित हो सके। तो आज की कक्षाओं में हमने जाना कि भाषा शिक्षण का वर्तमान परिदृश्य है ना, इनके अंदर 6-7 पॉइंट है, इनके अंदर 6-7 पॉइंट है। इन सब को जाना आप भी हमारे एजुकेशन के माध्यम से आप भी मतलब अधिक से अधिक देखें, सीखें। आज की ये कक्षा समाप्त होती है और आज की जो पाठ है ये भी समाप्त हो गई। तो इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही होगी तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा।